अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेपर कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2021, पेपर 2 वेरिएंट 1। ओके। और थोड़े से पुराने सिलेबस वाले क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, आखिर से करेंगे आज हम पेपर। लास्ट क्वेश्चन पहले करेंगे। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल का मास बता दो, लेकिन यू में बताना है, केजी में नहीं बताना। और इसका मास चार्ज भी ई में बताना है, कूलम्स में नहीं बताना। तो इसमें होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन का मास होता है 1 यू और न्यूट्रॉन का मास भी होता है 1 यू। तो इसका टोटल मास कितना हुआ 4 यू। लेकिन यू आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यू कैन इरेज द यू। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस ई का, तो ई प्लस ई टोटल कितना चार्ज हो गया 2 ई। न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता, तो इसमें हो गया +2 ई। ई अगेन वहाँ ऊपर लिखा हुआ है, तो यू कैन इरेज द ई। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बात हमारे पास बीटा पार्टिकल की। अब बीटा पार्टिकल का जो मास है वो आपको काइंड ऑफ याद होना चाहिए, आपके नोट्स में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा 1/1840 यू। अब मसला ये है कि 1/1840 फ्रैक्शन में है, तो इसको हम कोशिश करके डेसिमल में लिख दें तो बेहतर है। ये रफ है। 1/1838 भी कहीं लिखा होता है, 1/1800 भी कर लो तो गुजारा हो जाएगा। तो ये आता है 0.00005 यू। बीटा प्लस पार्टिकल है क्या चीज़? पॉजिट्रॉन है ना। और हाँ, वो अलग अलग लिखा होता है, बस 1800 से रफली कर दो। और बीटा माइनस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों का मास सेम होना चाहिए, बिकॉज दे आर पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स, सेम टाइप सेम मास। ऑपोजिट चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1 ई और पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है +1 ई। तो बातें आपको याद होनी चाहिए, सिंपल। कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव एंड emits बीटा माइनस पार्टिकल्स। न्यूक्लियाई डू नॉट कंटेन बीटा माइनस पार्टिकल्स। न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो फिर ओरिजिन ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल्स क्या हुआ? बीटा माइनस पार्टिकल कहाँ से आते हैं? वेल, इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है और आपको ये याद होनी चाहिए। बीटा माइनस पार्टिकल में होता ये है कि एक न्यूट्रॉन, a neutron in the nucleus decays. So due to strong nuclear force, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है। ठीक है। एंड at the same time, when this is happening, an electron या बीटा माइनस पार्टिकल कह लो, या आप बीटा माइनस पार्टिकल कह लो, लिमिटेड। तो बीटा माइनस पार्टिकल पहले से नहीं होता न्यूक्लियस में, लेकिन इस प्रोसेस की वजह से बन के निकलता है। कॉर्क कंपोजिशन में चेंज क्या आता है इन द कार्बन 14 न्यूक्लियस? वेल, अभी ऊपर आपने लिखा है यार कि न्यूट्रॉन चेंज होता है प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन का होता है कॉर्क कंपोजिशन अप डाउन डाउन, और प्रोटॉन का होता है अप अप डाउन। तो हुआ क्या है कि एक अप कॉर्क जो है वो चेंज, सॉरी, एक डाउन कॉर्क जो है न्यूट्रॉन के अंदर, वो चेंज हो गया है इनटू एन अप कॉर्क। ठीक। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं सजेस्ट वाई बीटा माइनस पार्टिकल्स आर एमिटेड विद अ रेंज ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। पहली बात है, इसका आपको पता कैसे चलता है? हमने ये डायग्राम पहले भी देखी थी आगे से क्वेश्चन करते हुए। बीटा माइनस पार्टिकल्स के अंदर, एक मिनट रुकना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही चले जाते हैं, सॉरी गैमा गैमा पार्टिकल तो सीधे चले जाते हैं, अल्फा डिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन बीटा प्लस और बीटा माइनस जब डिफ्लेक्ट होते हैं तो उनकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि वो ऐसे स्प्रे आउट हो जाते हैं। They don't just go in the straight line, or they all don't go in the same direction, बल्कि वो थोड़े से अपनी डायरेक्शन ऐसे 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 स्प्रेड आउट होते हैं। इसी तरह ये जो बीटा माइनस होते हैं इनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये सारे एक साथ क्यों नहीं टर्न हो रहे एक ही डायरेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन स्प्रे आउट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्पीड्स एंड डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज।
तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सबकी डिफरेंट होती है। अब सवाल ये है कि क्यों, लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या कहते हैं ज़्यादा क्यों टर्न हो रहे हैं, सवाल ये हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं। मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्यों डिफरेंट होती है। अब देखो कोई भी बीटा डिके की इक्वेशन लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक न्यूक्लियस एक्स है, न्यूक्लियस वाई में डिके हो गया। तो अगर इसका ये नंबर z है और ये a है, तो आपको पता है यहाँ पे z+1 आएगा, यहाँ पे a सेम रहेगा, यहाँ पे बीटा माइनस पार्टिकल है और यहाँ पे साथ में रिलीज होता है एक एंटी न्यूट्रिनो। अब मेन बात ये आपके एंटी न्यूट्रिनो की है। कहानी सारी ये है कि देखो अल्फा डिके के अंदर तो खाली अल्फा ही प्रोड्यूस हो रहा होता है, साथ में कुछ और प्रोड्यूस नहीं होता। तो जितनी एनर्जी मिलती है अल्फा को मिलती है, तो अल्फा को हमेशा सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, लेकिन बीटा के साथ एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज हो रहा है। तो अब जो टोटल एनर्जी रिएक्शन की रिलीज होगी वो इसको और इसको मिल के शेयर करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि कभी इसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, कभी इसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट बीटा पार्टिकल्स आर emitted with from a particular nucleus is not always the same because they have to share their energy with एंटी न्यूट्रिनोज एज वेल। सो कभी उसको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, कभी इसको ज़्यादा मिलती है एनर्जी, तो ये सारी बात है। सो इन बीटा माइनस डिके, पहले तो ये बताओ कि एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज होते हैं। एंटी न्यूट्रिनोज आर ऑल्सो emitted एंड टोटल एनर्जी जो कि कांस्टेंट रहती है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट होती है, लेकिन इट इज शेयर्ड बिटवीन बीटा माइनस and your anti-neutrino particles. So both particles do not always end up with the same amount of energy. Okay, so that's the first question or the last question. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट लॉ को आपने स्टेट करना है, बहुत सिंपल है। सम ऑफ करंट्स entering a junction must be equal to the sum of currents leaving that same junction। ठीक है, तो एक करंट में जितने करंट आ रहे हैं और जितने करंट लीव कर रहे हैं उनका सम इक्वेट कर सकते हैं आप। सर्किट शोज अ बैटरी जिसका ईएमएफ ई है और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसमें 4 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, R1 R2 R3 R4। कोई एक जगह करंट की वैल्यू दी हुई है ये, और एक जगह जो है वो वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है R4 के अक्रॉस। वेल, शो दैट R इज इक्वल्स टू 4। व्हाट इज R? R क्या है? ईच ऑफ रेजिस्टेंस R। सो सबका जो रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस सबका R है। तो वो कह रहे हैं कि आप शो करें कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 4 आएगा पूरे सर्किट का। सबका रेजिस्टेंस बराबर है, टोटल 4 आना चाहिए। वेल, हाउ विल यू डू दैट? कैसे चेक करोगे आप इसको? 4 कैसे प्रूव करोगे कि सबके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 है? कोई तरीका है इसको चेक करने का? हम्म, सबसे पहले ये सोचें कि मेरे बच्चे यहाँ पे करंट कितना जाएगा। अगर इसका रेजिस्टेंस भी आर ही है और इसका भी आर ही है, तो यहाँ जो करंट जा रहा है, कि यहाँ भी सेम अमाउंट ऑफ करंट नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे 0.3 एम्पियर का करंट होगा? इसका मतलब यहाँ और यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा है? 0.6 एम्पियर्स। अब मजे की बात यह है कि तुम्हें एक रजिस्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, उसके अंदर करंट कितना पास कर रहा है और उसके अक्रॉस पीडी कितना, ये दोनों बातें आपको पता है। सो कैन यू अप्लाई द फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू, फॉर दिस पर्टिकुलर रजिस्टर, कैन यू डू वी ओवर आई एंड कैन यू से 2.4 डिवाइडेड बाई 0.6, और ये आ जाएगा 4.0 ohms शोन।
हो गया शो, समझ में आई बात? तो बड़ा सिंपल सा था, थोड़ा सा गौर से देखना होता सर्किट को, ओवरऑल समझ में आ जाती बात है। कह रहे हैं जी डिटरमिन द ईएमएफ ई ऑफ द बैटरी। वेल, ईएमएफ होता है टोटल वोल्टेज। तो अब इस बात को समझो कि ये सर्किट जो है इसके अंदर क्या क्या सीरीज में और क्या क्या पैरेलल में। और यू कैन ऑल्सो अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ। वेल लेट्स अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ फर्स्ट, बिकॉज मुझे बहुत शौक है आप लोग प्रैक्टिस करो, सेकंड लॉ की प्रैक्टिस करना। सेकंड लॉ की प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी चाहिए। तो ये लूप बना लेते हैं और इस लूप के अंदर जो है वो हम ये अप्लाई करते हैं लॉ। अब देखो लूप जो है, एक मिनट बेटा होल्ड करना सब लोग। ओके, कैन एवरीवन हियर मी? यस सर। ओके, आवाज आ रही है मेरी, स्क्रीन नजर आ रही है, सब ओके है? चलो लेट्स स्टार्ट। तो बात ये हो रही थी कि यहाँ पे लूप पे ईएमएफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ। ईएमएफ इक्वल्स टू सम ऑफ पीडीज होता है, तो एक पीडी ये वाला लगाओगे, एक पीडी ये वाला लगाओगे, और एक पीडी जो 2.4 वाला है वो वाला लगाओगे। तो भाई क्या मैं कह सकता हूँ 0.6 का करंट इंटू 4 ohms, क्योंकि हमें पता है इसका रेजिस्टेंस 4 है, तो एक ये हो गया, प्लस 0.3 का करंट इंटू अगेन 4 ohms, क्योंकि वो भी हमें पता है 4 ohm है। और तीसरा वाला तो ऑलरेडी 2.4 लिखा हुआ है, बट यू कैन से 0.6 इंटू 4, इट्स फाइन, एक ही बात है। तो सारे पीडी जब सम हो जाएंगे, ये वाला लूप और ये वाला लूप, और इस लूप के अंदर ये वाला पीडी तीनों सम हो जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा? वेल ये 2.4 आएगा, ये 1.2 आएगा, और ये 2.4 आएगा। सही कह रहा हूँ? तीनों जब प्लस हो जाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 6.0 हो जाएगा, राइट? आर वी क्लियर? समझ में आ गया सबको? यस। सर रेजिस्टर्स 4 थे। हम्म, क्या कह रहे हो बेटा? सर रेजिस्टर्स 4 थे। हाँ तो रेजिस्टेंस 4 ही लिखी है मैंने, रेजिस्टेंस 4 थे, बट इस लूप में कितने हैं? सर 1.2 एक और दफा नहीं ऐड होगी? नहीं मेरे बच्चे, इस लूप में कितने रेजिस्टर्स हैं? एक दो तीन, मैंने लूप बनाया ना, लूप में जो जो रेजिस्टर आ रहा है मैं तो उसी को ही लूंगा ना यार। बात समझ आ रही है? ओके सर। हाँ, जी जी समझ लूप में से आपने जो रजिस्टर होते हैं वही लेने होते हैं, जो नहीं आ रहा लूप में उसको थोड़ी लोगे। चलो, a battery in B is replaced with another battery of same EMF but internal resistance है जो कि negligible नहीं है, उसका internal resistance है। State and explain the change if any in the total power produced by the battery। देखो बैटरी की पावर क्या होती है, यही होती है ना। अब सवाल ये है कि क्या इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर दूं बेटा?
सर्किट का रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ेगा या कम होगा? जस्ट थिंक अबाउट दैट फॉर अ मिनट. सो इन टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा सर्किट का. टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ेगा तो जो सर्किट में से टोटल करंट फ्लो कर रहा है ये वाला, क्या ये बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा रेजिस्टेंस current? कैसे बढ़ेगा? क्या पूछ रहे हो? टोटल रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा भाई? पहले सिर्फ ये वाले रेजिस्टर्स थे, अब आपने एक और सीरीज में रेजिस्टर ऐड कर दिया जो कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना टोटल. अच्छा, जब ये होगा तो इससे ओवरऑल करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए जो बैटरी में से पास करेगी. करंट कम होगा तो पावर आपने पढ़ा वी आई होती है, लेकिन चलो मैं वी के बजाय ई आई लिख देता हूँ क्योंकि बैटरी का ईएमएफ तो कांस्टेंट है. तो बेटा अगर करंट कम होगा तो पावर भी कम होनी चाहिए ना, बस यही एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट increases because now you have additional internal resistance, so current decreases. लॉस्ट वोल्ट्स की के को एक्सप्लेन कैसे करोगे? अभी हम एक्सप्लेनेशन बताओ, फिर मैं आपकी एक्सप्लेनेशन पढ़ के जवाब दे सकता हूँ. सो करंट डिक्रीजेस, सो पावर भी डिक्रीजेस. पावर और रेजिस्टेंस का भी तो रिलेशनशिप है. अच्छा चलो उस रिलेशनशिप को देख लेते हैं. एक बच्चे ने बोला टर्मिनल पीडी अलग चीज है. देखो मेरी बात सुनो, सही कह रही हो आप. अभी टर्मिनल पीडी डिक्रीज होगा, लेकिन टर्मिनल पीडी क्या यहाँ पे बैटरी की पावर के अंदर क्या टर्मिनल पीडी रेलेवेंट है? हम यहाँ पे वी नहीं लिख रहे, हम यहाँ पे ई लिख रहे हैं, बिकॉज बैटरी की पावर की बात हो रही है. बैटरी की पावर यूज हो रही है तो बैटरी का ईएमएफ लिखेंगे, और वो ईएमएफ तो कांस्टेंट ही रहेगा. तो एसेंशियली मुझे करंट को ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अच्छा, अब दाइम तुम्हारी सवाल का भी जवाब दे देता हूँ. तुमने बोला कि बैटरी पावर का रेजिस्टेंस के साथ भी तो रिलेशनशिप है. क्या रिलेशनशिप है? वी स्क्वायर ओवर आर, जो मैंने ई स्क्वायर ओवर आर लिख दिया. और एक और रिलेशनशिप क्या है? आई स्क्वायर आर. अब आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन करंट कम हो रहा है. यहाँ पे पता लगाना विदाउट एक्चुअल नंबर्स इज डिफिकल्ट कि पावर कम होगी या बढ़ेगी, है ना. तो इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला यू शुड नॉट मेक योर डिसीजन और यू शुड नॉट राइट योर आंसर बाय लुकिंग एट दिस फॉर्मूला, बिकॉज यू कांट रियली टेल कि पावर बढ़ेगी या कम होगी. बट यू कैन एक्चुअली डू इट एज वेल. मतलब एक तरीका भी है बताने का. देखो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस की पावर क्या है? 1. करंट कम होगा बाय द सेम फ्रैक्शन, बट करंट की पावर है 2, तो ज्यादा इफेक्ट करंट का कम होने का आएगा. एक तरीका तो ये है. अच्छा, यहाँ पे ईएमएफ रहेगा कांस्टेंट, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. रेजिस्टेंस के बढ़ने से पावर कम होती है. ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते थे, देयर वाज नो प्रॉब्लम. दाइम बात समझ में आ गई मेरी? लेट्स डू द लास्ट पार्ट. रेजिस्टिविटी नाइक्रोम की कैलकुलेट करनी है. द रेजिस्टर्स इन फिगर 5.1 आर मेड ऑफ नाइक्रोम वायर जिसका रेडियस इतना है. लेंथ for each resistor is this. Okay, so formula है R is equals to resistivity into length divided by area. resistivity निकालनी है, is that right? So can I make this the subject? Resistivity will be equal to R into A upon L, but can I write area as pi r square because हमें radius दिया हुआ है. Now we can insert the values and we have everything that we need to actually find out the answer. So resistance हर resistor का कितना है? 4 ohms. पाए तो पाए ही है. रेडियस कितना है? 240 माइक्रो, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया. एल क्या होगा? ऑल गुड. ये सब चीज़ें कैलकुलेट करें, वैल्यू डालें, और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1 टाइम्स 10 टू द पावर -6 ओम मीटर. ठीक, लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड. आज जल्दी खत्म करना है, 12 बजे चैंपियंस लीग का मैच है भाई. रेफरेंस टू द लाइन ऑफ by reference to the line or by reference to the direction of transfer of energy state what is meant by longitudinal wave, right? So हमें बताना होता है कि जो वाइब्रेशन होती है मीडियम की, वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम, वो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से कैसे
डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से कैसे कंपेयर करती है? वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम, इसको पहले कंपेयर करो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से, फिर बात करते हैं कौन जीतेगा। इज डैश टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पैरेलल। ठीक है, चलो। अब आपके पास एक व्हीकल है और वो मूव कर रहा है कैसे? कांस्टेंट स्पीड पे, लेकिन सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। साउंड प्रोड्यूस करता है अपने हैंड से, अपने हॉर्न से, और उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है, उसकी एमिशन साउंड की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 1.2 किलोहर्ट्ज है। मेरे ख्याल से बायर्न, बेटा बायर्न जीतेगी। मैन सिटी का कोई हाल नहीं है चैंपियंस लीग में, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, टीम तो स्ट्रांग ही है। अब ऑब्जर्वर जो है वो खड़ा गाड़ी की आवाज सुन रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखाई हुई है, राइट? टाइम वर्सेस फ्रीक्वेंसी की आपको वेरिएशन दिखाई हुई है, विच इज साइनोसॉइडल, सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो साइनोसॉइडल ग्राफ ही निकलता है। अब वो कह रहे हैं कि टाइम टेकन फॉर वन टू गो वंस अराउंड द ट्रैक इज कैपिटल टी। ओके, सो ये एक दफा गोल घूमा, ये दूसरी दफा गोल घूमा, और ये तीसरी दफा गोल घूमा, ठीक है। 1 2 3, 3 चक्कर लगाने के बारे में उन्होंने दिखाया। अब सवाल सुनो। अच्छा, पहले सवाल पे पढ़ने से पहले ये एक्सप्लेन तो कर दें कि ये ग्राफ दिखा क्या रहा है। भाई, ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो चेंज क्यों हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों हो रही है? पहले तो इस सवाल का जवाब दे दो मुझे कोई। ये कौन सा इफेक्ट है? डॉपलर इफेक्ट। अब समझो, जब गाड़ी इधर होगी ना, सो इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। सो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो होगी ये 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 मैक्सिमम। और जब गाड़ी यहां जा रही होगी ना, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो मिनिमम होगी। और जो गाड़ी की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है ना, वो ये वाली है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स है ना, वो ये है। समझ में आ रही है? तो इतना चेंज आता है फ्रीक्वेंसी में, 0.2 किलोहर्ट्ज का चेंज आता है टूवर्ड्स आते हुए भी, और 0.2 का ही चेंज आता है डाउन, नेगेटिव चेंज आता है। 0.2 तो नहीं है, नहीं 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 नहीं, हाँ सही 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 कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही है कुछ। अब जरा हम आगे चलते हैं बात। वैसे बराबर ही चेंज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जरा चेंज जो है वो एसिमेट्रिकल है। सो आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि उन्होंने यहाँ तो 1.2 ही लिखा हुआ है और 1.2 बीच में है, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होना चाहिए वैसे ग्राफ के दोनों साइड पे, पर इट्स नॉट। लेट्स सी सवाल क्या है। एक्सप्लेन व्हाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर इज समटाइम्स अबव एंड समटाइम्स बिलो 1.2 किलोहर्ट्ज। ओके, सो डॉपलर इफेक्ट को ही हमने एक्सप्लेन करना है। व्हेन द car is moving towards the observer, right? When a car is moving towards the observer, तो क्या होता है? The observed frequency, the detected frequency or the observed frequency is higher than 1.2 kilohertz. And then when the car is moving away from the observer, ठीक है, इस बात को कॉपी पेस्ट करके बस इसमें 2 वर्ड्स चेंज करने हैं, वो कर देते हैं। क्या चेंज करूं? When the car is moving away from the observer is lower than 1.2 kilohertz. ठीक है, so when the car is moving away from the observer, the frequency observed is lower than 1.2 kilohertz. This is called Doppler effect. लिख दो बेशक, पर उसका नाम लिखने के कोई मार्क्स नहीं है। ओ, नाम यहाँ पे लिखना है। What is this phenomena called? Change in observed frequency due to
a source moving or towards or away from a stationary observer, Doppler effect. Mark with the letter X the position of the vehicle on figure 4.1. vehicle की position बनाए when the sound is detected at time t. तो टाइम t पे ये वाली फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रही है मैक्सिमम. सो ऑब्वियसली वो मूव कर रहा होगा टूवर्ड्स. तो मुझे पोजीशन x कहाँ मार्क करनी है? यहाँ मार्क करनी है. उसके बाद वो कह रहे हैं ऑन फिगर 4.1 मार्क विद लेटर y द पोजीशन ऑफ द व्हीकल दैट इज डिटेक्टेड एट 9t/4. वाओ इंटरेस्टिंग. 9t/4. Can you convert that into a decimal so that we can make it easier? 9/4 क्या होता है? 9/4 होता है 2.25. So 2.25 cycle. 2.25, right? So 2.25 कहाँ होगा? अगर ये t है और ये 2t है तो 2.25 यहाँ होगा. ये 9/4t है. एंड यू कैन सी कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल वाली है, राइट? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ही है. ये तो सोर्स के बराबर आ रही है, मतलब ना इसमें फ्रीक्वेंसी ऊपर है और ना फ्रीक्वेंसी नीचे है. तो मेरा भाई इस वक्त व्हीकल कहाँ पे होगा? अब पहले ये देखते हैं कि इनिशियली जो है वो उन्होंने कहाँ बनाया था व्हीकल. उन्होंने हमें इनिशियली जो है वो व्हीकल यहाँ पे होगा, टूवर्ड्स मूव कर रहा होगा, बिकॉज इनिशियली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रही है. सो इनिशियली व्हीकल यहाँ पे था. इसके बाद इस टाइम पे भी व्हीकल यहाँ पे है. इस टाइम पे भी व्हीकल यहाँ पे है. तो इस टाइम पे व्हीकल कहाँ होगा? इस जगह यूं मूव कर रहा होगा. अब ना इस वक्त ये अवे मूव कर रहा है ना ये टूवर्ड्स मूव कर रहा है, तो इस जगह पे कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं आएगा. ये पोजीशन y है मेरी. इधर भी कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट ये वो वाला टाइम है, ये वो वाला टाइम है जो ये वाला है और ये वाला है और ये वाला है. वो हमसे पूछा नहीं उन्होंने. हाउ 1.2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स? वेल दे हैव टोल्ड यू इन द क्वेश्चन. अली, सवाल में हाईलाइट, इसीलिए मैं हर चीज़ हाईलाइट और अंडरलाइन करता हूँ. ठीक है, आपने भी करना है चीज़ को हाईलाइट और अंडरलाइन. सवाल को पढ़े बगैर डायरेक्ट डायग्राम्स और उन पे फोकस मत करने लग जाना. देखो एक नॉर्मल ह्यूमन साइकी क्या होती है मैं तुम्हें बात बताता हूँ. ये चीज़ जो है ना ये मैंने अपने अंदर ही बहुत नोटिस किया है. सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू द पेपर क्विकली, नेचुरली जब आप कोई बुक पढ़ते हो या आप कोई क्वेश्चन देख रहे होते हैं ना, तो नेचुरली हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो तस्वीरों की तरफ ज़्यादा फोकस करता है. तो अगर आप बहुत जल्दी पेपर करने की कोशिश करो ना, तो यू विल ट्राई टू स्किप वॉट एवर इज रिटन ओवर हेयर एंड यू विल ट्राई टू फाइंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डायग्राम एंड फ्रॉम द ग्राफ, एंड यू माइट स्किप समथिंग इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन में गिवन है. सो इन योर एक्चुअल पेपर नेवर एवर डू दैट. और आप एक्चुअल पेपर में ये चीज़ कैसे अवॉइड करोगे? जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो पास पेपर की, तो उसमें ये काम, इस बात को मेक श्योर करो कि पूरा सवाल पढ़ के ही करना शुरू करो. डोंट स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन जस्ट राइट अवे. इवन डेफिनेशन का भी आंसर पहले मत दो, जस्ट रीड द होल सिचुएशन फर्स्ट. मेक इट अ हैबिट. स्पीड ऑफ साउंड 320 है. डिटरमिन द स्पीड ऑफ द व्हीकल. वेल यू कैन डू दैट विद बी के साथ. हाई वाले पॉइंट के साथ भी कर सकते हैं, लो वाले पॉइंट के साथ भी कर सकते हैं. हम हाई वाले पॉइंट के साथ कर लेते हैं. ठीक है, तो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ कर लेते हैं, मैक्स वाले पॉइंट के साथ कर लेते हैं. अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इनटू स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ द व्हीकल. हमें ये फाइंड आउट करना है मेरे बेटा, हमें ये फाइंड आउट करना है. अब हम कर रहे हैं कौन से वाले केस के लिए? टूवर्ड्स वाले केस के लिए. टूवर्ड्स वाले केस में यू नीड टू रियलाइज कि आप टूवर्ड्स वाले केस में माइनस साइन यूज करते हैं, प्लस साइन यूज नहीं करते. ये फॉर्मूला आपको बाय द वे ऊपर पहले पेज पर गिवन होता है, और बाकी जो चीज़ें की वैल्यूज आपको पता है. सो आपको किस किस चीज़ की वैल्यू पता है? आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ग्राफ से पता लग जाएगी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है हाई टूवर्ड्स वाली पोजीशन पे वो 1.4 हो रही है. नाउ यू कैन राइट दिस एज किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हो, ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ेगा ऑनेस्टली. ये 1200 लिख दो क्योंकि 1.2 है. स्पीड ऑफ साउंड 320 है, यहाँ पे भी 320 आएगा माइनस Vs, and you just rearrange and solve and you will get 46 as your answer. ठीक है. 3 क्वेश्चन हो गए.
आओ चलें अगले सवाल पे। So read the question carefully. आपके पास एक मेटल बार है इनिशियली अनस्ट्रेच और उसकी साइड्स हैं WXY। टेंसाइल फोर्स लग रही है। टेंसाइल फोर्स का मतलब क्या होता है बेटा? उसको दोनों तरफ से स्ट्रेच किया जा रहा है। कॉम्प्रेसिव फोर्स का मतलब होता है जब दोनों तरफ से आप शेडेड एंड्स पे फोर्स लग रही है। शो किया मैंने। द चेंजेस इन लेंथ x and y, change in x and y is negligible. So essentially कहना वो ये चाह रहे हैं कि जब ये स्ट्रेच हो जाता है ना मेटल, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ z लेंथ चेंज हो रही है वायर की। तो अब उसकी जो लेंथ है वायर्स की, न्यू लेंथ, उसमें चेंज क्या आया? z का चेंज आया। तो मतलब न्यू जो लेंथ है वो why do they change the value of speed of sound in every paper? अनस ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो यार, ये उनकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं। और वैसे भी देखो स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो एयर में हमेशा उसकी सेम स्पीड नहीं होती, क्योंकि एयर की जब डेंसिटी चेंज होती है और एयर का टेम्परेचर चेंज होता है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल कराची में जो स्पीड ऑफ साउंड होगा और लेट सपोज किसी पहाड़ी के टॉप पे जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो डिफरेंट होगा, बिकॉज द डेंसिटी एंड द ड्राइनेस एंड द ह्यूमिडिटी एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो यस, वैसे ही स्लाइटली डिफरेंट होती है, तो उनकी मर्जी है, वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो चेंज सिर्फ और सिर्फ W में है। W ओरिजिनल लेंथ थी और न्यू लेंथ Z है, तो एक्सटेंशन कितनी आई? Z माइनस W की। अब वो कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दीज वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल उन्होंने दिए हैं F W X Y Z। कह रहे हैं पहले आप स्ट्रेस की एक्सप्रेशन निकाल दें। वेल व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया क्या है बेटा? एरिया क्या है? YX। तो विल यू राइट F डिवाइडेड बाय XY? सही है ना? इजी है। तो ये हो गया आपकी स्ट्रेस। स्ट्रेन निकालनी है अब आपने। स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा और स्ट्रेन का सिंबल होता है एप्सिलॉन। नाउ ड्यू टू टेंसाइल फोर्स, स्ट्रेन क्या होता है बेटा? स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ एज एन एक्सटेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो बेटा ओरिजिनल लेंथ क्या थी वायर की? ओरिजिनल लेंथ क्या थी? W थी। और लेंथ में चेंज कितना आया है? Z माइनस W का। इज दैट ट्रू? Z को W में से माइनस करोगे तो चेंज इन लेंथ आ जाएगी, मतलब एक्सटेंशन आ जाएगी। सो आप लिखोगे Z माइनस W डिवाइडेड बाय W, ऐसे ही होगा। ठीक है। यंग मॉड्यूलस की आप एक्सप्रेशन बता दें। वेल यंग मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब आपने स्ट्रेस की एक्सप्रेशन ऊपर लिखी है, डिवाइडेड बाय, और ये स्ट्रेन की एक्सप्रेशन आपने नीचे लिखी है। इसको मैंने डिवाइड का साइन डाल के बनाया है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो इसको मैं F अपॉन XY को तो एज इट इज लिखूंगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो ये राइट साइड वाली जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा। बेसिक मैथ्स, कैन यू सिंप्लीफाई दिस? इज देयर अ सिंप्लीफिकेशन और इज इट गोइंग टू नॉट सिंप्लीफाई? इट वॉन्ट सिंप्लीफाई। तो आंसर जो है वो थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख देते हैं। इट विल बी FW डिवाइडेड बाय XY into Z minus W. So that's the expression. We can't simplify it further. कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तक इजी क्वेश्चन चल रहा है। अब कह रहे हैं कॉपर की वायर है, उसको टेंसाइल फोर्स से स्ट्रेच करते हैं और फोर्स को 0 से 280 तक ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, और ग्राफ की शेप आपके सामने रख दी है। जो फोर्स है वो लोड एक्सटेंशन ग्राफ है। मैक्सिमम एक्सटेंशन बताएं जब तक वो हुक्स लॉ ओबे करता है। वेल आपसे एसेंशियली वो पूछना चाह रहे हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। तो वो पॉइंट ढूंढ दो जहां पे लाइन स्ट्रेट थी और उसके बाद स्ट्रेट नहीं रही। आई फाइंड दिस, बहुत गौर से देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो
ये वाला पॉइंट है, मेरे हिसाब से ये पॉइंट है, इसके बाद से आगे लाइन कर्व हो रही, ठीक है। तो हर बंदे का आई थिंक थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। दे सेड अलाउ 2 से 2.4 और हमारा आंसर आ रहा है 2.2। 2.2 एक्सटेंशन की वैल्यू बतानी है, फोर्स की वैल्यू नहीं मांगी, गलती से वाई एक्सिस मत रीड कर देना, एक्स एक्सिस की वैल्यू मांगी। सो ये हो गया। यूज determine स्ट्रेन एनर्जी इन द वायर व्हेन द फोर्स इज 120। एनर्जी कैसे निकालते हैं बेटा? स्ट्रेन एनर्जी स्प्रिंग में, ये जो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? हाफ के एक्स स्क्वायर से भी निकालते हैं या फिर हाफ एफ एक्स से भी निकालते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ तब तक काम करता है अगर हुक्स लॉ जहां तक ओबे हो रहा हो, मतलब बिफोर दिस पॉइंट as long as the line is straight this formula can be applied because this is essentially area of the triangle, ठीक है। नहीं दाऊद, अभी मेरे ख्याल से नहीं किया मैंने, ठीक है। अच्छा बेटा, मेरा सवाल ये है कि ये फॉर्मूला, मैं सवाल नहीं कर रहा बल्कि मैं बात बता रहा था, ये फॉर्मूला सिर्फ तब तक एप्लीकेबल है जब तक हुक्स लॉ एक्सीड नहीं हो जाता, हुक्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड नहीं हो जाती। क्या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड हुई है या नहीं हुई है यहाँ पे? सो कैन आई यूज द फॉर्मूला और नॉट? क्या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड हुई है या नहीं हुई है, पहले तो ये बताओ। हो गई है सर। कहाँ हुई है यार? सर पॉइंट तक नहीं हुई, उसके बाद हमजा, हो रही। हमजा बेटा ये देखो, सर इस बात हुई है ना? यहाँ पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, मतलब कोई हाँ 180 जी। 190 की फोर्स पे जाके लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड होगी, और यहाँ सवाल में कह रहे हैं 120 की फोर्स लग रही है। अच्छा, हाँ ठीक है, नहीं हुई। अच्छा, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, ये एरिया अंडर द ग्राफ निकाल देंगे या हाफ के एक्स स्क्वायर लगा देंगे। बट अगर एक क्वेश्चन ये होता कि 240 न्यूटन की फोर्स पे लगाएं, इस वाली फोर्स पे बताएं कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, फिर क्या करते हैं? अब ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? एनीवन? व्हाट डू यू डू? यू कांट यूज हाफ के एक्स स्क्वायर, can't use half k square, can't use half fx. There's only one technique that you can use. क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। और जाहिर सी बात है कि ग्राफ अगर कर्व हो जाएगा तो एरिया जो है वो कोई शेप नहीं बनाएगा डेफिनेट, तो यू हैव टू एस्टिमेट द एरिया बाय काउंटिंग द बॉक्सेस, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। इंटीग्रेट नहीं करेंगे बेटा, बस बॉक्सेस काउंट करेंगे कि बेटा, ठीक है। अभी यहाँ पे तो आप बड़े आराम से कर सकते हो ये क्वेश्चन। तो 120 की फोर्स कहाँ पे लग रही है बेटा? 120 की फोर्स यहाँ लग रही है और उसमें एक्सटेंशन की वैल्यू ये आ रही है, ओके। 120 और ये क्या है? 1 के बाद 1.2 1.4, इज दिस 1.4? एम आई करेक्ट? तो 120 और ये कितना हो जाएगा? 1.4 टाइम्स 10 टू द पावर -3, और जवाब क्या आ जाएगा? 0.084 जूल्स, ठीक है, ओके। अच्छा, explain why the work done in stretching the spring to an extension of 12 meter is not equal to energy recovered when tensile force is removed. अब पहले 12 मिलीमीटर की एक्सटेंशन यहां तक है, तो कह रहे हैं आप यहां तक लोड कर दिया आपने वायर को, फिर अनलोड किया, अब कह रहे हैं जो एनर्जी रिकवर होगी वो उसके बराबर नहीं होगी। भाई पहली बात तो यह है कि आपने क्या चीज एक्सीड कर दिया, एक लिमिट एक्सीड कर दी, उस लिमिट को क्या कहते हैं? यहाँ पे जाएंगे, ये तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद शॉर्टली आफ्टर एक और लिमिट आती है यहाँ कहीं पे, जैसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट आप बहुत पहले पीछे छोड़ के आ चुके हो। इलास्टिक लिमिट जब आपने क्रॉस कर दी बेटा, तो जब आप इसको अनलोड करोगे, तो अनलोड करने के बाद जो ग्राफ बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो यूं वापस आएगा या वो यूं वापस आएगा, वॉट एवर, लाइक वो ऐसे करके वापस आएगा, जैसे भी वापस आएगा। प्रॉब्लम ये है कि अब जो वापस वाला ग्राफ आएगा उसके अंदर जो
उस ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो होती है एनर्जी रिकवर्ड, और इस ग्राफ के नीचे जो एनर्जी है वो है जो एनर्जी आपने वर्क डन किया है, वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग। और ये जो ग्राफ बन रहा है फॉर एग्जांपल यूं बन रहा है, अब ओरिजिनल उस पर तो वापस ही नहीं आएगा ना, ठीक है, चाहे सेम पाथ से भी वापस आ जाए, लेकिन ओरिजिनल जीरो एक्सटेंशन में वापस नहीं आएगा ग्राफ। तो जो वापसी का ग्राफ होगा और जो जाने वाला ग्राफ है उनका उनका एरिया सेम नहीं होगा। सो ऑब्वियसली some of the energy has not been recovered. Where is that energy gone? Well, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो एनर्जी वेस्ट हो गई एज थर्मल एनर्जी, या एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द एटम्स ऑफ द मीडियम ऑफ द मटेरियल? ठीक है, तो पहले तो हम ये बताएंगे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई या इलास्टिक लिमिट एक्सीड हो चुकी है। इलास्टिक लिमिट एक्सीडेड, सही है। सो इट वोंट return to zero extension, so permanently deform हो गया तो some energy permanently lost या dissipated as heat वगैरह, ठीक है। so that's the question। यार ये पेपर क्या बहुत छोटा है क्या, पता नहीं, ऐसा लग रहा है सिर्फ 2 सवाल रह गए बस। ओके जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। आई गेस अभी तक हमने जितने भी पेपर्स किए हैं उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल आया नहीं था, अब आ गया फाइनली। सो व्हाट यू हैव गोइंग ऑन ओवर हियर, सबसे पहले अगर मोमेंटम को डिफाइन कर दें, सो दैट्स जस्ट मास टाइम्स वेलोसिटी। वैसे इस मोमेंटम का जो पूरा नाम होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है, बिकॉज देयर इज समथिंग एल्स नोन एज एंगुलर मोमेंटम, जो कि आप ए लेवल्स में नहीं पढ़ते हो। टू बॉल्स एक्स एंड वाई ऑफ इक्वल डायमीटर बट डिफरेंट मासेस, इतने उनके मासेस हैं, मासेस में हाईलाइट नहीं कर रहा, वो डायग्राम में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, सो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब कि जब वो ट्रैवल कर रहे होंगे तो इन पे कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे। अच्छा, दे आर बोथ मूविंग एट इक्वल स्पीड, बट मोमेंटम कौन सी बॉल का ज्यादा है? हैवी वाली बॉल का मोमेंटम ज्यादा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज मोर। सो वो कह रहे हैं जी दोनों की इनिशियल स्पीड तो सेम है बिफोर दे कोलाइड। उसके बाद कह रहे हैं कि आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है जो टाइम वर्सेस फोर्स ऑन वाई का है, ठीक है। तो ये वो फोर्स है जो वाई पे लग रही है ड्यू टू एक्स, ठीक है, और ये कोलिजन के दौरान लगेगी फोर्स। तो जब ये कोलाइड करेंगे, दे वर ओनली स्टे इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स, 5 मिली सेकेंड्स। ये सब पूरा ड्यूरिंग कोलिजन का ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है? ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। अब ये बहुत ही ज्यादा छोटा सा टाइम है, जस्ट रियलाइज दैट 5 मिली सेकेंड्स इज वेरी स्मॉल। दाऊद बस बेटा जल्दी से खत्म करते हैं, फिर देख लेंगे, अब मुझे मैच का फिलहाल ना बताओ। तो 5 मिली सेकेंड बहुत छोटे होते हैं। 5 मिली सेकेंड के अंदर जब ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो शुरू में फोर्स बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती बढ़ती, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लगती है जब वो फुल बॉल एक दूसरे को प्रेस कर रही होंगी, और फिर बस ये सेपरेट होने वाले हैं होने वाले हैं होने वाले हैं, और फिर यहाँ पे दोनों बॉल सेपरेट हो जाएंगी। तो ये ड्यूरिंग कोलिजन फोर्स की वो है वेरिएशन। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स बिफोर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो बड़े आराम से निकल आएगी यार, बिकॉज यू नो द मास एंड द वेलोसिटी। बॉल एक्स का मास कितना है? 0.24, एंड वेलोसिटी कितनी है? 2.3 का स्क्वायर। ओके, गिव मी द काइनेटिक एनर्जी प्लीज। 0.63 जूल्स, ठीक है। अब हम एरिया कह रहे हैं represents the change in momentum of the ball. You should know this already. ये आपको एक बात बता रहे हैं जो मैंने हाईलाइट की है, but you should know this already. I've taught this in my class, और ये आपको पता होना चाहिए भाई। जिस तरह देखो मेरी बात सुनो, फोर्स का चेंज ऑफ मोमेंटम सिंपल सी बात है, एक फोर्स होती है
चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम, तो फोर्स और चेंज ऑफ टाइम का जो प्रोडक्ट है वो आपको देता है चेंज ऑफ मोमेंटम। बात समझ रहे हो? अब जब भी आप एक्स एक्सिस, जब एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हो ना आप किसी भी ग्राफ का, तो असेंशियली आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो क्वांटिटीज होती हैं उनको मल्टीप्लाई, यू आर नॉट क्वाइट मल्टीप्लाइंग देम, बट एक तरह से हम यही कर रहे होते हैं, मतलब उनके चेंजेस को एक तरह से जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इस क्वांटिटी का चेंज और इस क्वांटिटी का चेंज हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो वो जो एरिया है वो एसेंशियली आपको क्या दे रहा होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम दे रहा होता है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको क्या देता है? आई थिंक कुछ भी नहीं देता। हाँ, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको कुछ नहीं देता, सॉरी, मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो फोर्स देता है। खैर वो साइड पे चले जाएंगे टॉपिक पे, फिर वो बात सारी जो है वो लंबी हो जाएगी। सिर्फ छोटी सी बात मैं ये करूँ कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको चेंज ऑफ मोमेंटम देता है। अब हो ये रहा है कि कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल वाई निकालते हैं, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द एरिया, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द एरिया फॉर द होल कोलिजन। तो इस ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ और बेस कितनी है? 5 मिली सेकेंड, सो आई जस्ट टेक टू 5 टाइम्स 10 टू द पावर -3। और जो हाइट है वो कितनी है बेटा? 200 एंड हाउ मच इज दिस? 240 न्यूटन्स। तो यहाँ पे 240 न्यूटन आ जाएगा। अब जब इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आया? 0.60 चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वाई आया। कह रहे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाई आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वाई आफ्टर कोलिजन निकालते हैं। अब इसके अंदर आप वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला भी पूरा जो है वो आप रूल लगा सकते हो, लेकिन क्या आप इसको इस तरह भी सोच सकते हो कि फाइनल मोमेंटम ऑफ वाई, कैन आई मेक दिस सिंपल इक्वेशन विच इज वेरी कॉमन सेंस? इनिशियल मोमेंटम of y plus the change in momentum of y should give me the final momentum of y. Does that make any sense to you? इनिशियल मोमेंटम y का जो भी है और उसमें y का मोमेंटम जितना भी चेंज हुआ है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा y का। डज दैट इक्वेशन मेक सेंस टू यू? ऐसा कर सकते हैं हम? तो बस मैं यही करने लगा हूँ। इनिशियल मोमेंटम y का क्या है? अच्छा, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ साइंस, ऑल्दो इट डजंट रियली मैटर दैट मच बिकॉज दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड, बट आई एम स्टिल गोइंग टू टेक केयर ऑफ द साइंस। ठीक है, साइंस जो है ना वो थोड़ा सा हेल्पफुल होंगे। तो स्टोरी सारी ये है कि y का जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना था? आई थिंक वी डिड नॉट नो दैट, बट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये y का इनिशियल मोमेंटम मुझे दे देगा, कितना है? 2.3 इंटू 0.12। y का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है? 0.6। इसके बीच में मैं साइन नहीं डाल रहा अभी, प्लस और माइनस दोनों रख रहा हूँ। आई टेल यू वाई, आई एम नॉट सब्ट्रैक्टिंग और नॉट एडिंग एनी ऑफ देम। अभी मैं दोनों चीज़ें रख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है हमें इसको प्लस करना पड़े, हो सकता है इसको माइनस करना पड़े। इसके बारे में ज़रा सोचते हैं, मैंने अभी सोचा नहीं। तो पहले तो देखते हैं कि y का इनिशियल मोमेंटम क्या आ रहा है। वो आ रहा है 2.3 इंटू 0.12, कितना आ रहा है? वो आ रहा है 0.267, 276। अब सवाल ये उठता है कि जो मोमेंटम y का चेंज हो रहा है, इज दैट चेंजिंग इन द सेम डायरेक्शन और इज दैट चेंजिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? सो माय क्वेश्चन इज कि y पहले मूव करी इनिशियली टू द लेफ्ट, बट y पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? जब वो x से टकराएगा तो y पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? इस सवाल का जवाब दो। ऑपोजिट ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट क्योंकि डायरेक्शन में उसका लगेगी, मास सेम डायरेक्शन में नहीं लगेगी। कम है। दोनों बॉल्स जब वो टकराएंगी तो उनके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगी ना उस पर। तो इट वाज मूविंग टू द लेफ्ट बट द फोर्स इज टू द राइट, राइट? तो मतलब वो जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? खुद ही कॉमन सेंस वाली बात है, सोचो। एक चीज एक तरफ मूव कर रही है, उसको उल्टी फोर्स लग रही है, तो उसके मोमेंटम में चेंज ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? क्या ख्याल है? सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ना। और वो जो चेंज है इसलिए मैं ऐड नहीं करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
राइट, सो व्हाट इज द मोमेंटम? आया क्या y का मोमेंटम? -0.324। अब ये माइनस साइन ये बता रहा है, माइनस साइन आया आंसर या नहीं आया? माइनस ही आया ना, माइनस ही आया। सो बात अब ये समझो कि मैंने y का जो इनिशियल मोमेंटम था उसको एज अ पॉजिटिव वैल्यू लिखा था या एज अ नेगेटिव वैल्यू लिखा था? एज अ पॉजिटिव वैल्यू लिखा था, और इट वाज मूविंग टू द लेफ्ट, सो आई वाज कंसीडरिंग द लेफ्ट एज अ पॉजिटिव वैल्यू। आई वाज कंसीडरिंग द लेफ्ट मोमेंटम एज पॉजिटिव। तो जब मेरा आंसर फाइनली नेगेटिव आया है फाइनल मोमेंटम का, तो शुड आई कंसिडर इट एज लेफ्ट और राइट और लेफ्ट? अब वाई कोलिजन के बाद टुवर्ड्स द राइट मूव करेगा, एक्स से टकराने के बाद ये अभी भी टुवर्ड्स द लेफ्ट ही जा रहा है। दो बॉलें हैं, आपस में उनकी टक्कर हुई है, और ये वाली बॉल फोर्स लगने के बाद अभी भी इधर ही कंटिन्यू करेगी या फिर रिबाउंड होकर इधर चली जाएगी। इट्स नॉट ऑलवेज के रिबाउंड होकर इधर चली जाएगी, बट इस केस में पता चल रहा है कि रिबाउंड होकर राइट की तरफ जाएगी, क्योंकि मैंने लेफ्ट को पॉजिटिव कंसिडर किया था इस इक्वेशन में, मैंने इसको पॉजिटिव रखा था, और मेरा फाइनल आंसर जो आया फाइनल मोमेंटम का वो नेगेटिव आंसर है। देखो ये चीजें इस सवाल में इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ साइन का बस पता होना लाजमी था, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बात समझना जरूरी है। सो क्या हो रहा है इस पे बेटा, पॉजिटिव मोमेंटम मैंने लेफ्ट को कंसिडर किया था, तो अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब नाउ इट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विच इज राइट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस ओवर हियर। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? तो अब वेलोसिटी निकालनी थी। फाइनल स्टेप तो बड़ा सिंपल सा है, आपको मोमेंटम पता चल गया y का, फाइनल मोमेंटम पता चल गया, तो फाइनल वेलोसिटी निकालना कितना मुश्किल है यार, p इक्वल्स टू mv से इक्वेट कर दो। तो फाइनल मोमेंटम, हाँ यू कैन टेक द राइट एज पॉजिटिव, बट फिर लेफ्ट वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको पहले से जो पता है आप उसका साइन पॉजिटिव रख लेते हो, यूजुअली आप ये करते हो, बट मर्जी है। p इक्वल्स टू mv अप्लाई करो बेटा। 0.324 फाइनल मोमेंटम है, और मास कितना था 0.12, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है? ये आ रही है जी 2.7। तो 2.7 की इसकी वेलोसिटी होगी आफ्टर द कोलिजन। अब वो कह रहे हैं कि स्केच द वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑन एक्स ड्यूरिंग द कोलिजन। एक्स पे जो फोर्स लगेगी और जो वाई पे फोर्स लगेगी, उनमें कोई रिलेशनशिप है आपस में? ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं टकराते हुए। वाई की फोर्स की वेरिएशन आपको पता है क्या? एक्स की फोर्स की वेरिएशन का इस ग्राफ से कोई ताल्लुक है या नहीं है? दो बॉडी जब एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं तो उनका आपस में कोई ताल्लुक होता है या नहीं होता? न्यूटन्स थर्ड लॉ, दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होती हैं बेटा। तो जहां आपने इसको बनाया पॉजिटिव, इसी का आइडेंटिकल ग्राफ वहां पे नेगेटिव में बना दो। सेम टाइम के लिए बनेगा, बिकॉज जितनी देर के लिए वो उससे टच करिए वो उतनी देर के लिए पहली वाली बॉल दूसरे को टच करेगी। जितनी फोर्स ये उस पर लगा रही है वही फोर्स वो उस पर लगेगी। सो लिटरली सेम ग्राफ, बट जस्ट लाइक दिस, इस ग्राफ की रिफ्लेक्शन बना दो। सो ऑल यू नीड टू डू, दैट इज इट, ठीक है? तो सेम ग्राफ बनेगा, 3 पे पीक आएगी, लेकिन पीक नहीं ट्रफ होगी, और वो -240 पे आएगी। तो दैट्स गोइंग टू बी इट। यहाँ पे एक पॉइंट बना लेता हूँ, इसको यहाँ ज्वाइन करो और इसको यहाँ ज्वाइन करो, एंड दैट्स अबाउट इट, दैट्स द आंसर। 3 मार्क ऐसे मुफ्त के में देंगे बस। चलो भाई, लास्ट सर ये क्वेश्चन। आपने इधर 0.60 आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था? जी 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 जी, ये वाला। सर फॉर्मूला से कर सकते थे कौन सा फॉर्मूला? मोमेंटम का? ये वाला क्वेश्चन के लिए चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए बोल रहे हो? चेंज इन टाइम मल्टीप्लाई बाय फोर्स। जी सर ये वाला। हाँ, बट फोर्स इज नॉट कांस्टेंट ना। तो जब कोई चीज कांस्टेंट नहीं होती तो फिर एरिया अंडर द ग्राफ लेना होता है, समझ रहे हो? अगर फोर्स जी कांस्टेंट होती, लाइक यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक कांस्टेंट फोर्स लग रही होती, तो फिर फोर्स इनटू टाइम हो जाता, बट बिकॉज फोर्स वेरिंग फोर्स है थ्रू आउट द कोलिजन, सो यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। या तो आपको एवरेज फोर्स पता होती, एवरेज फोर्स भी नहीं पता आपको, आपको फोर्स की वेरिएशन दी हुई है, तो हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, यू कांट जस्ट मल्टीप्लाई फोर्स एंड टाइम। ऑलराइट, यस सर। लास्ट क्वेश्चन जी, डिफाइन डेंसिटी। आओ यार जल्दी जल्दी करें। इट्स मास
over volume. A pebble made from a uniform rock, so density is throughout same hai, has an elongated shape, has an elongated sphere shape as shown. The length is L. Cross section of the pebble in the plane perpendicular to L is circular with the maximum radius R. तो इसके different cross sections बन रहे हैं यहाँ पे. इसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाया. कह रहे हैं जब इसकी जो सबसे ज्यादा विड्थ है ना, वहां पे जो रेडियस है वो आर है, बिल्कुल सेंटर में. और कह रहे हैं कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटिंग द डेंसिटी ऑफ द रॉक मेक्स द मेजरमेंट टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एल, आर एंड एम. और उसने उनकी वैल्यूज जो डिटरमाइन कर दी. और कह रहे हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं जो कि एल को मेजर करने में हेल्प करेगा. एल की वैल्यू देख लो बेटा, 0.1242 मीटर्स है. पहले तो इसकी लेंथ की रेंज देखो कि ये बहुत ज़्यादा कोई लेंथ नहीं है. अगर सेंटीमीटर्स में देखा जाए तो इट्स अबाउट 12 सेंटीमीटर्स, 12.42 सेंटीमीटर्स है. तो यू कांट रियली मेजर दिस विद अ मीटर रूल, राइट. बट देन आपके पास ऑप्शन बचता है माइक्रोमीटर का और वर्नियर कैलिपर का. सो कैन यू यूज अ माइक्रोमीटर ओवर हियर? Well, you can't, because 12 centimeters is too big for a micrometer. 12 centimeters is just about right for a vernier caliper, because vernier caliper तकरीबन 15 सेंटीमीटर तक की जो लेंथ है उसको मेजर करता है. प्लस इसकी प्रिसीजन भी देखो, 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ अ सेंटीमीटर में वर्नियर कैलिपर ही होता है. ठीक है. जो माइक्रोमीटर है वो तो ज़्यादा प्रिसाइज होता है, वो तो मिलीमीटर के 2 डेसिमल प्लेस में जाता है. मतलब वर्नियर कैलिपर के 3 डेसिमल प्लेस में जाता है वो. खैर, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आंसर लिख देते हैं अपना वर्नियर कैलिपर, और आगे अनसर्टेनिटी का जो सवाल है वो कर लेते हैं. तो डिटरमाइन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ आर. वेल, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन आर लो और आर की वैल्यू लो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो. इसमें क्या मुश्किल है यार. तो 0.0004 डिवाइडेड बाय 0.0420 इंटू 100. बताओ भाई क्या आ रही है. 1% आ रही है. थोड़ा बहुत आगे पीछे आ रहा होगा, लेकिन अनसर्टेनिटी चाहे एब्सोल्यूट हो चाहे परसेंटेज हो, बस उसको ज़्यादा राउंड ऑफ, वो लंबा चौड़ा करके नहीं लिखना होता. जस्ट कीप इट राउंडेड ऑफ. तो मैंने कर दिया. डेंसिटी ऑफ द रॉक फ्रॉम विच द पेपल इज कंपोज्ड इज गिवन बाय. ओके, डेंसिटी का फॉर्मूला ये है, वेयर एन इज एन इंटीजर. एन इज एन इंटीजर. इंटीजर का मतलब क्या होता है बेटा? 1 2 3 4 5 6 जो आपका सिंपल एक कोफिशिएंट है. तो एन कोई जो है वो नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है. इट्स जस्ट अ कांस्टेंट इंटीजर. एंड k इज अ कांस्टेंट विद नो यूनिट्स दैट इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू. कह रहे हैं कि आप शो कर सकते हैं कि n की वैल्यू -2 आएगी. यूनिट्स के थ्रू शो करना पड़ेगा. n की वैल्यू आप कैसे शो करेंगे कि -2 आ रही है? SI यूनिट्स, SI बेस यूनिट्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो बेटा ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हर यूनिट्स, हर n को आप सारे उनके जो यूनिट्स हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड पे उनको बराबर करने की कोशिश करें. ठीक है. देखो सीधी सी बात है, मेरा जो डेंसिटी है, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? kg मीटर्स पर सेकंड. लेफ्ट साइड पे ये यूनिट है. m का यूनिट क्या है? kg. r का यूनिट क्या है? r का यूनिट है m, और उसकी पावर n रखनी पड़ेगी. ऐसा ही है. उसके बाद k के कोई यूनिट्स नहीं है, k के कोई यूनिट्स नहीं है. और l के यूनिट्स क्या है बेटा? मीटर्स. लेकिन l डिनोमिनेटर में है, अगर उसको मैं न्यूमिनेटर में लाके लिखूंगा तो उसके यूनिट -1 हो जाएंगे, उसके यूनिट्स -1 हो जाएंगे. अब आपने करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे m के यूनिट्स को कंबाइन करो. लेफ्ट राइट साइड पे m के यूनिट, m को कंबाइन करो. लाइक तो वुड दिस बिकम m की पावर n-1, बिकॉज आपने इंडाइसिस का रूल पढ़ा हुआ है, बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट हो जाती है. सो इन दिस केस दोनों की पावर जो है वो मैंने n-1 करके लिख दी. ठीक है. और लेफ्ट साइड पे क्या है? kg मीटर्स पर सेकेंड. नाउ कंपेयर दिस m फ्रॉम दिस m. बाय द वे पर सेकंड कहाँ चला गया? पर सेकंड कहाँ चला गया? दैट्स वियर्ड. एक मिनट रुकना, सेकंड के यूनिट्स क्यों नहीं आ रहे? एम आई मिसिंग समथिंग? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मैंने लेफ्ट साइड पे यूनिट गलत लिखे हैं यार. मैं वही कहूँ, ये मैं kg मीटर्स पर सेकंड तो मोमेंटम के यूनिट्स होते हैं, तो kg पर मीटर क्यूब होता है. बताओ तो सर, आप गलत कर रहे हैं. डेंसिटी के यूनिट kg पर मीटर क्यूब होता है. सॉरी.
अच्छा भाई, तो अब करना यही था ना कि इसको और इसको कंपेयर करना है। तो अब सिंपल सी बात है कि m, तो अब ये दोनों तो सेम है नीचे, ये और ये, तो ये तो एक सिंपल सी, अगर दोनों सेम बेसिस हैं तो इनकी पावर को ऐसे कंपेयर किया जा सकता है कि -3 इज इक्वल टू n, यहाँ पे -1 लिखा हुआ था, -1। सो ये क्या बन गया, -3 और इधर आके प्लस टू, शो हो गया, सिंपल इजी। एमसीक्यूज अगर आप खोलो ना टॉपिकल्स इस चैप्टर के, तो इस तरह के उसमें काफी क्वेश्चन हैं पावर निकालने वाले। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है रो में। भाई रो की परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो फॉर्मूला देख के आप बनाते हैं। आप बोलते हैं कि रो की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ना बेटा, वो एम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, के की तो कोई परसेंटेज अनसर्टेनिटी उन्होंने हमें दी नहीं है के की, और एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब एल पे कोई पावर नहीं है, एम पे कोई पावर नहीं है, लेकिन आर पे कितनी पावर थी, एन, लेकिन एन की वैल्यू कितनी थी, -2। अच्छा, अब हम ये पढ़ चुके हैं कि पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। आप यहाँ पे बस 2 रख लेते हैं। इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस कि पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब चीज डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पावर बस आपने मल्टीप्लाई करनी होती। तो अब यहाँ पे m की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी थी, वेल यू डोंट हैव दैट वैल्यू, बट यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट वेरी इजीली। m की परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहाँ पे निकाल के रख लो, r की यहाँ निकाल के रख लो, l की यहाँ निकाल के रख लो, सबकी पहले से यहाँ निकाल के रख लो, बड़ी इजीली जल्दी जल्दी आ जाएगी। 0.0 आपको पता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय द वैल्यू इनटू 100 करना होता है। ये आ रही है 0.08% एल। आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, 1% है, और एम की निकाल देते हैं। 5 मिनट्स। तो ये हो गया 0.09। इन सारी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दो। एम की कितनी है, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, 2% आ रही है। क्यों, क्योंकि ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये टोटल मिला के 0.09 और 0.08 इतना छोटा है कि उस पर कोई ऐसा फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये ओवरऑल आ रही है 2.17। आई मीन यू कैन राइट 2.1%, बट अनसर्टेनिटीज में आप जब वो होल नंबर में ही रखते हो, परसेंटेज को ज़्यादा उसको करते नहीं हो, डेसिमल में जाते नहीं हो। डिटरमिन डेंसिटी और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, गिवन आंसर टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेल पहले डेंसिटी डिटरमिन कर लेते हैं, उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो वैल्यूज़ जो हैं वो सारी यहाँ पे फॉर्मूला में डालनी पड़ेंगी। तो m की वैल्यू क्या है बच्चे, m की वैल्यू है 0.1242, r की वैल्यू क्या है 0.0420, और इसकी पावर -2 यहाँ पे लगाना मत भूलना, r की पावर -2 है, जो n था वो हम निकाल चुके हैं। k की वैल्यू उन्होंने बोला था 2.049, उन्होंने क्वेश्चन में बताया था, 049 नहीं 094, सॉरी। और l जो है उसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 1.072। तो डेंसिटी की वैल्यू पहले अगर नॉन राउंडेड ऑफ वैल्यू लिखे हैं, चलो 4 सिग्निफिकेंट में भी लिख दिया, तो 2337 kg/m³ लिख दिया। ये आंसर अभी यहाँ पे मत लिखना बेटा, इसको सबसे एंड में लिखेंगे, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब आपने निकालनी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन रो। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रो लिया, डिवाइडेड बाय 100 किया, और रो की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। यू नो दैट, आई थिंक ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर ही हमने
ये चीज़ प्रैक्टिस की है। तो भाई वो जो हमारे पास ये परसेंटेज आ रही थी ना नॉन राउंडेड ऑफ वर्जन 2.17/100 और इसकी नॉन राउंडेड ऑफ वैल्यू, यहाँ से पहले इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लगाएंगे। नहीं बेटा -2 नहीं लगाएंगे अभी, आप प्लस में पावर हो या नेगेटिव में पावर हो, मतलब चीज़ न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, उसकी बस पावर जो है वो एज इट इज़ लगती है। बस पावर जो है उसके अंदर सब सारी बस परसेंटेज ऐड होती हैं, सबट्रैक्ट कुछ भी नहीं होता। ओके, सो व्हाट्स द वैल्यू ओवर हेयर, इससे क्या आता है, इससे वैल्यू क्या आती है? लेट्स कैलकुलेट। इससे आ रहा है 50, आई डोंट नो क्या 50 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 50.71, ये आ रही है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब बात सारी ये है कि अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज 0. यहाँ पे 2.1 लिखता और यहाँ पे 2.17 की वजह 2.1 लिखता तो ये 49 आ रही होती, फर्क कोई नहीं पड़ता। इवेंचुअली आई नो कि मैंने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखनी होती है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। So this will be rounded off to ±50 only. Now this is written to 1 significant figures, but it is written to the nearest whole number. या आप ये कह सकते हो कि इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कौन सा वाला है, लास्ट, इसका जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो ये वाला है। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसिडर हो रहा ना, तो ये जो वैल्यू है इसके अंदर भी फिर इसको नहीं कंसिडर करूंगा, ये राउंड ऑफ होगा और यहाँ तक मुझे जो है वो इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, यही तरीका हमने पढ़ा हुआ ना, जितने डेसिमल प्लेसेस में ये होता है। अब यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस तो नहीं है, बट जो यूनिट, टेंस, टू द नियरेस्ट 10 है ना ये, तो उसको भी टू द नियरेस्ट 10 करूंगा। तो टू द नियरेस्ट 10 करने के लिए 2 3 3 7 क्या हो जाएगा, 2 3 37 क्या हो जाता है, 40 हो जाता है, तो 2340 हो जाएगा। यहाँ तक इसको मैंने किया, यहाँ तक नहीं किया, दैट्स इट। टू द नियरेस्ट 10 जो है इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया। सो हमारे पास नहीं बेटा काइनेमेटिक्स नहीं था, बट वो मोमेंटम वाला जो था टॉपिक वो वहाँ से थोड़ा बहुत। ये कैसे किया, ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। बेटा दोबारा से सोचो, हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमेशा 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करते हैं। अब ये जो 50 है ये कैसे राउंड ऑफ हुआ हुआ है, चाहे 49 होता, चाहे 51 होता, चाहे 53 होता, इसको मैं 50 ही लिखता 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसको मैं टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ कर रहा हूँ, टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ कर रहा हूँ, या टू द नियरेस्ट यूनिट राउंड ऑफ कर रहा हूँ, या टू द नियरेस्ट 10, या टू द नियरेस्ट 100, क्या कर रहा हूँ दाइम, इस नंबर को राउंड ऑफ कर रहा हूँ और यहां तक कर रहा हूँ ना राउंड ऑफ। तो कहने से आई हैव राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, 10 20 30 40 50 60 70, टू द नियरेस्ट 10 इसको राउंड ऑफ किया। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो जितना, जिस डिजिट तक इसको आपने राउंड ऑफ किया होता है फ्रॉम द लेफ्ट बेसिकली टू द नियरेस्ट 10, ये 10 पोजीशन होती है, तो इसलिए इसको भी टू द नियरेस्ट 10, ये यूनिट पोजीशन होती है और ये 10 पोजीशन होती है, 10 की पोजीशन तक इसे राउंड ऑफ किया, 2340 कर दिया। सोहा कह रही है isn't the mass 1.072, so why is it in the denominator? What? ओ, इसकी बात कर रही हो, ये you are talking about this? ओके हाँ, मैंने कैलकुलेशन में यहाँ पे मैंने वैल्यूज डालते हुए कोई ना कोई गलती कर दी है। ये वैल्यू जो है वो ये वाली ऊपर होनी चाहिए और आई थिंक ये वाली नीचे होनी चाहिए। इज दैट द मिस्टेक दैट आई हैव मेड? इनको मिक्सअप किया, इनको मिक्सअप किया, देखना, चेक दिस अगेन फॉर मी। यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू आनी चाहिए, एल की। एल की वैल्यू क्या है, हाँ 0.1242, यस, ये यहाँ आना चाहिए। अच्छा मेरा आंसर इसलिए सही है बेटा क्योंकि मेरे सामने तो मार्किंग स्कीम खुली हुई है, एंड क्योंकि मैं कैलकुलेटर में अपना टाइम नहीं लगाना चाह रहा, तो मैंने एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स जो है वो तो मैं वहाँ से डायरेक्ट देख के लिख लेता हूँ। सो आई डू दैट ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है, तो ये इसलिए आंसर सही है, ये आंसर गलत नहीं है, ये ठीक है, ये चीज़ अब सही हो गई है। सो अब मैंने वो जल्दी में वहाँ से देखते हुए ऊपर नीचे पेज पे खुला हुआ था तो गलत हो गया। और दैट्स द पेपर। ठीक है बेटा, चलो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।